हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी बाबा में। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपकी जो प्रयोगशाला परिचारक या कहें जहाँ ठीक है विज्ञान का सब्जेक्ट आपके पेपर में ठीक है आपके सिलेबस में है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। यदि किसी लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी, है ना, को अल्प परसारी विलयन में रखा जाता है तो उनमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ए, जल कोशिका से बाहर निकलेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। बी, बाहरी जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, बाहरी जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा जिससे वो फूलकर फट सकती है। सी, विलय के कण तेजी से बाहर निकलेंगे और कोशिका स्थिर रहेगी। कोशिका झिल्ली का विघटन बिना जल संचलन के हो जाएगा। देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, यहाँ पे क्या तो अल्प परासारी के बारे में आपसे बोला गया है कि अल्प परासारी विलयन में रखा गया है ना, या रखा जाता है। तो ऑप्शन बी, बाहरी जल जो है कोशिका के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और कोशिका के अंदर प्रवेश करने के कारण वो जल को क्या करेगा अपने में, ठीक है, समाहित कर लेगा, अपने में ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे उसकी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूलने के बाद वो क्या हो सकती हैं, फट भी सकती हैं। ठीक है, देखिएगा उसके बारे में विस्तृत में यहाँ पे देखिएगा। जो परासरण के नियम के अनुसार आपको याद रखना है, जल जो है हमेशा कम सांद्रता वाले विलयन से जो उच्च सांद्रता वाले विलयन है की ओर क्या होता है, वो गति करता है। अंतः परिसरण के कारण जल जो है आरबीसी के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है, जिसके कारण जो है कोशिका में स्थिति दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और कोशिका जो है उस जल को अपने में धारण करने के कारण फूल जाती है ना, और अत्यधिक फूलने के कारण क्या हो जाएगी, एक समय बाद फट जाएगी, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर यानी ये रखनी है आपको। अगला देखिएगा। अगला ध्यान देना है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में मुख्य अंतर क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना है, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है और यह सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है। बी, निष्क्रिय परिवहन में हमेशा कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सक्रिय में नहीं। सी, सक्रिय परिवहन केवल गैसों के लिए होता है और निष्क्रिय केवल जल के लिए। डी, सक्रिय परिवहन में अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में अंतर यह है कि सक्रिय परिवहन ऊर्जा में क्या तो एटीपी की आवश्यकता होती है, और यह सांद्रता प्रवणता के क्या होता है, विपरीत होता है। बस इस बात को याद रखना, ऑप्शन ही आपका क्या तो सही हो जाएगा। अब उसके यहाँ पे देखिए आप लोग, सक्रिय परिवहन में कोशिका झिल्ली के पार जो अणु होते हैं उनका क्या होता है, संचालन होता है, जो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या तो मतलब कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, जिससे कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कम से अधिक की ओर क्या हो रही, तो अनिवार्य हो जाती है। मतलब अगर ऊर्जा नहीं होगा तो कम से वो अधिक की ओर गमन नहीं कर पाएगा, जबकि अधिक से और कम की ओर गमन करने के लिए उसे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए सोडियम पोटेशियम पंप, जबकि निष्क्रिय परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए उच्च से कम सांद्रता की ओर चला जाता है। ठीक है, इतनी बातों को याद रखनी है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे बोला गया कि प्रोटीन संश्लेषण एवं पैकेजिंग के संदर्भ में अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा निर्मित प्रोटीन को गाल्जी गाय के किस भाग में सबसे पहले प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। ए, ट्रांसफेज, बी, सिसफेज, सी, मीडियल सिस्टर्नी, और डी, रिक्तिका छोर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिसफेज, है ना, क्या तो सिसफेज। अब ध्यान दीजिए, जो गाल्जी का है उसमें क्या तो ध्रुवीयता आपको देखने को मिलती है। फिश फेज, जिसको क्या तो फार्मिंग फेज अंतः प्रदवी जालिका की ओर क्या होता है, तो उन्मुख होता है ना, ये याद रखना है। अंतः प्रदवी जालिका से निकलने वाली पुट्टिकाएं सबसे पहले शीर्ष भाग से क्या होती हैं, संलयित होती हैं। इसके बाद प्रोटीन को रूपांतरण कर वो इसके बाद वो प्रोटीन का रूपांतरण लेकर वे ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज में क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ये आपको बताना है। सूत्रकणिका, लवक, पराक्सीसोम और केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पराक्सीसोम जो है क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो आपको ध्यान देना है, पराक्सीसोम, लाइसोसोम और राजधानी, और क्या तो राजधानी एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है। याद रखिएगा, पराक्सीसोम, लाइसोसोम और राजधानी ये कैसे होते हैं, तो एकल झिल्ली वाले कोशिका के अंग है। इसके विपरीत माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जिसमें लवक उपस्थित होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली वाले अंगक हैं, जबकि राइबोसोम और तारक का झिल्ली रहित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, राजधानी जो है कैसी तो एकल झिल्ली वाले कोशिका अंग होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक दोहरी झिल्ली वाले अंगक होते हैं। और राइबोसोम और तारक का इसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली रहित अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यकृत कोशिकाओं में हानिकारक दवाओं और विषैले पदार्थों के विषहरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। देखिए, आप कोई भी जो मेडिसिन खाते हैं, है ना, जो भी मेडिसिन खाते हैं, चाहे बुखार का हो या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी का हो, है ना, फॉर एग्जांपल आप लीजिए, ठीक है, आपको मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है, आपकी यकृत को करता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि यकृत कोशिकाओं में हानिकारक जो दवा है ना, और जो उसके विषैला जो विष होता है, उसको ठीक करने का, है ना, उसको डिटॉक्स करने का काम किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका SER, ये क्या है, तो याद रखिएगा, यही आपका, है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही आपका क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, खुरदुरी में राइबोसोम पाया जाता है। यह लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण के साथ साथ कशेरुकी जीवों की यकृत में दवाओं, कीटनाशक और अन्य विषैले पदार्थों का विषहरण, मतलब उनको डिटॉक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि आधुनिक जीव विज्ञान में प्रयुक्त नोबेल पुरस्कार विजेता तकनीक CRISPR Cas9 में Cas9 की वास्तविक प्रकृति और कार्य क्या है, ये आपको बताना है ना। Cas9 की वास्तविक प्रकृति और कार्य क्या है, ये आपको बताना है। ये मैसेंजर RNA जो गाइड करता है, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आणविक कैंची की तरह DNA को काटता है, सी एक वाहक प्लास्मिड जो जीन को स्थानांतरित करता है, या एक प्रो, एक प्रमोटर जीन जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आणविक कैंची की तरह DNA को काटता है, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, CRISPR Cas9 एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीकी है। क्या है तो जीन एडिटिंग तकनीकी है। ठीक है, जिसमें याद रखिए एसोसिएट प्रोटीन 9 का एक क्या तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, जो गाइड RNA द्वारा निर्दिष्ट किए गए सटीक DNA अनुक्रम पर जाकर इसको दो भागों को क्या करता है, काटता है। इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए जेनिफर, है ना, जेनिफर और एम्यूएल दोनों को क्या तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको, जेनिफर और इमेनुअल, है ना। बाकी आपको आगे पीछे और याद रखना हो तो रख सकते हो वहां पे। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की संरचना के संदर्भ में जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बारे में देखते हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है कितने तो चार प्रकार के होते हैं। एक है मेटासेंट्रिक, मध्य में वी आकार का। सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा दूर एल आकार का। एक्रोसेंट्रिक, सिरे के पास जे आकार का। और टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल छोर में आई आकार का। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है
क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में पाए जाते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसे कैटलोज, बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटी एंजाइम, है ना, या राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, या चौथा है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटी एंजाइम। यही क्या तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिएगा, लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है जैसे लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनका अम्लीय माध्यम होता है और पीएच वैल्यू आपको देखने को मिलता है 4.5 से लेकर 5 के बीच, ये ठीक एक्टिव रहते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने या भूखमरी की स्थिति में यह थैली क्या है करती है, खुद को, है ना, खुद को ही क्या कर लेती है, फाड़ लेती है और अपनी कोशिका का क्या करती है, पाचन कर देती है। इस कारण इसे क्या तो आत्महत्या या आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार झिल्ली की तरलता को नियंत्रित करने और उसे स्थिरता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ए ग्लाइकोलिपिड, बी पेरिफेरल प्रोटीन, सी कोलेस्ट्रॉल और डी होता है आंतरिक फास्फोलिपिड पूछ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा, सिंगर और निकोलसन ये वो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि फ्लूइड मोजेक मॉडल में लिपिड जो है कैसे होते हैं, द्विपरत होते हैं, है ना। लिपिड द्विपरत क्या करता है, तरलता प्रदान करता है। जंतु कोशिकाओं की झिल्ली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल अणु तापमान के उतार चढ़ाव के समय झिल्ली की तरलता को क्या करते हैं, बफर या स्थिर रखते हैं, है ना। यह झिल्ली को अत्यधिक सख्त और अत्यधिक तरल होने से क्या करता है, तो रोकता है। ठीक है, ये प्रमुख चीजें यहाँ पे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। अगला देखिएगा, प्लाज्मोडेमाटा का पादप कोशिकाओं में मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। ए कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना, बी समीपवर्ती पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव को जोड़ना, पदार्थों को परिवहन करना, सी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, और डी कोशिका भित्ति को पारासरणिक दाब से बचाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी समीपवर्ती पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रवों को जोड़ना और पदार्थों का परिवहन करनी, आपको क्या तो प्लाज्मोडेमाटा का पादप कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्लाज्मोडेमाटा सूक्ष्म नलिकाकार क्या होता है, चैनल होता है, जो पड़ोसी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को पार, है ना, फैले होते हैं। ये उनके साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ते हैं, जिससे जल, आयन, छोटे अणु हो गया, जो माइक्रोमोलेक्यूल्स हैं, है ना, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो अणु हैं, इनकी कोशिकाओं के बीच आसानी से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और इस तरीके के मार्ग को क्या तो सिंप्लेस्ट मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड प्रोटीन संश्लेषण में स्टॉप कोडान या समापन कोड के रूप में कार्य नहीं करता, ये आपको बताने हैं। ए ऑचरे, बी अंबर, सी ओपल, डी एओजी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एओजी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा, अनुवांशिक कोड में 3 स्टॉप कोडन आपको देखने को मिलते हैं, यू डबल ए, यूएजी और यूजेआई। ये किसी भी अमीनो अम्ल को क्या तो कोड नहीं करते, मतलब उसको पहचान नहीं पाते हैं, और ट्रांसलेशन प्रक्रिया वो क्या करते हैं, चूंकि पहचान नहीं पाते हैं तो इसलिए उसका ट्रांसलेशन भी क्या तो नहीं कर पाते हैं, मतलब रोक देते हैं, ऐसा समझिए। जबकि एओजी स्टार्ट कोडन ये प्रारंभिक कोड है, जो मेथियोनिन अमीनो अम्लों को क्या करता है, तो कोड कर पाता है, मतलब उसको पहचान लेता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले टेनिस रैकेट के आकार के कणों F0 F1 के कण को क्या कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताने हैं, है ना। तो इसको ऑक्सीसोम एटीपी का संश्लेषण, बी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, सी क्वांटासोम प्रकाश का अवशेषण, और डी हो गया आपको क्या तो सेंट्रोसोम तुर्क तंतु निर्माण। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन है ऑक्सीसोम एटीपी का संश्लेषण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलनों, है ना, उसके जो वलय होते हैं उसके चारों ओर की जो, ठीक है, उसके चारों ओर का जो घेराव होता है ना, वलय, जैसे कि याद रखिए वृक्ष होता है, वृक्ष को आप क्या करेंगे, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ के, है ना, जो पेड़ होता है और पेड़ का जो सबसे बड़ा वाला तना होता है, या ऐसा कहें पेड़ जिसपे क्या होता है ना, पूरी तरीके से खड़ा रहता है, उसको आप काटेंगे तो काटने के बाद उसमें वलय वलय आपको देखने को मिलता है। वलय मतलब क्या होता है, एक रेखा, है ना, किस प्रकार का, तो गोली, है ना, गोल रेखा जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है ना, वृत्त जैसा होता है वो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलनों पर अनगिनत सूक्ष्म कण आपको क्या देखने को मिलते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या क्या तो F0F1 के नाम से हम लोग जानते हैं। एटीपी सिंथेटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान प्रोटॉन की प्रवणता का उपयोग कर एडीपी से क्या तो एटीपी का निर्माण करता है। तो किससे, एडीपी से क्या का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस विशिष्ट उप अवस्था में क्रैशिंग ओवर जीन विनिमय की घटना होती है, जो आनुवंशिक विविधता के लिए क्या तो जिम्मेदार है। ए लेप्टोटीन, बी जैकोटीन, सी पैकेटीन और डी डिप्लोटीन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पैकोटीन, ये आपका क्या तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज पहली अवस्था क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसमें 5 उप अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। पैकेटिन अवस्था में समजात गुणों के गैर सहोदर क्रोमेटिड, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा क्या होता है, तो संचालित होता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है। अगला देखिएगा, अगला आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। एस अक्षर क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताने हैं। विलेयता गुणांक, श्वेडरबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक, अकारकी सूचकांक या संरचनात्मक स्थिरता स्तर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा श्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक, ये इसको क्या एस क्या तो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि राइबोसोम में एस का अर्थ क्या होता है, श्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक। अप्रत्यक्ष रूप से अल्ट्रासेंट्रोफ्यूज के कणों की सघनता और आकार को ये क्या करता है, मापता है। 70 इस राइबोसोम की 2 उप इकाइयां 50 और 30 भी आपको देखने को मिलती है ना। चलिए अगला आपको ध्यान देना है कि डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान लैंगिक स्टैंड पर बनने वाले छोटे छोटे डीएनए खंडों को क्या कहा जाता है, इन्हें जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। है ना, ये है ओका जाकी खंड डीएनए लाइगेज, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज, इंट्रॉन खंड आरएनए पॉलीमरेज और शेयर डीएनए हेलिकेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओकाजाकी खंड या डीएनए लाइगेज, है ना, ये इस प्रश्न का क्या तो सही उत्तर है। देखिएगा डीएनए की दोनों दिशाएं प्रति समांतर क्या होती हैं। 2 और 3 की ओर बढ़ने वाले स्टैंड पर संश्लेषण असतत होता है, मतलब कंटिन्यू होते रहता है ना, डिसकंटिन्यू होते रहता है, जिसे छोटे टुकड़े बनते हैं जिन्हें क्या तो ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जो फास्फोडाइस्टर बांड बनाता है, क्या तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, जो सीमेंट की तरह कोशिकाओं को जोड़े रखती है, आपको बताने हैं। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, सी काइटिन और लिग्निन, और डी हो गया आपका सुबेरिन और पेक्टिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, ये आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य पटलिका 2 निकटवर्ती पादप कोशिकाओं के बीच की सबसे बाहरी परत होती है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। फल को पकने के समय पेक्टिन के घुल जाने के कारण फल कैसे तो मुलायम देखने को मिलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका के भीतर कोशिका या अर्ध स्वायत्तशासी अंगक कहा जाता है, ये आपको बताना है। गाल्जी का लाइसोसोम,
अंतःप्रद्रवी जालिका राइबोसोम और हरित लवक सूत्रकणिका, तारक केंद्र राजधानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हरित लवक और सूत्रकणिका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना स्वयं का वृत्ताकार क्या तो डीएनए देखने को मिलता है। आरएनए और 70 राइबोसोम यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं। आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण ये क्या करती है तो स्वयं करते हैं। कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए है अर्ध स्वायत्त शासी अंगक, है ना, मतलब स्वयं से क्या तो काम करने वाले या स्वयं के अकॉर्डिंग, है ना, शासन करने वाले, अतः सजीवी माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में परिपक्व होने पर केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह अनुपस्थित हो जाते हैं ताकि ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता क्या हो सके, बढ़ सके। तो डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं और यकृत कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं। वही क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है ना। तो स्तनधारियों के परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी उपकरण जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते, ये याद रखना है। न तो केंद्रक पाया जाता है, न तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न ही गाल्जी उपकरण पाया जाता है। केंद्रक न होने से हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान क्या होता है, उपलब्ध होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया न होने से कोशिका स्वयं उस ऑक्सीजन का क्या तो उपभोग नहीं कर पाती है जिसका वो परिवहन कर रही है, अवायु श्वसन करती है ना, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करती है, श्वसन करती है। ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से बोला गया कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में विश्राम चरण भी कहा जाता है जहाँ कोशिका डीएनए प्रतिकृतियां और वृद्धि की तैयारी होती है, प्रोफेज, अंतरावस्था, इनाफेज, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, माफ करिए, क्या है तो ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी क्या, अंतरावस्था, एनाफेज नहीं, अंतरावस्था, ये क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अंतरावस्था पूरे कोशिका चक्र का लगभग कितना, 95% समय तो ये अकेले ही लेती है। यद्यपि इसे विश्राम चरण भी कहा जाता है ना, परंतु मेटाबॉलिक रूप से अत्यधिक सक्रिय होता है, जिसे G1, S और G2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें कोशिका वृद्धि और डीएनए का दोहरीकरण भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कोशिका कंकाल के संदर्भ में कशाभिका और पक्षमाम की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था किस रूप में होती है, आपको बताना है। ए 9+0 व्यवस्था, बी 9+2 व्यवस्था, सी 7+2 व्यवस्था, डी 3+9 व्यवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 9+2 व्यवस्था आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, सिलिया और फ्लैगेला के अक्षीय सूत्र में सूत्र नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है परिधि पर 9 अधिक सूक्ष्म नलिकाएं होती है और केंद्र में 2 एकल सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। परिधि में 9 और केंद्र में 2। तारक केंद्रक में 9+0 पर परिधि पर 9 तिर्यक और केंद्र खाली अवस्थित होता है। 9+0 तारक केंद्रक में क्या बताता है कि परिधि पर 9 तिर्यक और केंद्र क्या होता है, खाली होता है। अगला देखिए, ये अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा और उसको वर्णन किया था। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान लियोनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्वान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो माप ऑप्शन बी, हाँ चलिए, अच्छा जीवित कोशिका बोल रहे हैं, ठीक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की क्या तो खोज की। 1764 में क्या किसने तो लियोन हॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब बहुत एडवांस सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, है ना, तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिका जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ को देखा। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या तो केंद्रक की खोज की थी। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जब किसी कोशिका को भोजन की अनुपस्थिति या बाह्य संकेतों के कारण योजनाबद्ध तरीके से क्या तो नष्ट किया जाता है, तो इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, एप्टोसिस, ऑटोलिसिस या फागोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एप्टोसिस, है ना, क्या तो एप्टोसिस। तो एपोटोसिस कोशिका की प्राकृतिक और नियंत्रित आत्महत्या की प्रक्रिया है, नेचुरल तरीके से। भ्रूणी विकास के दौरान जैसे उंगलियों के बीच की झिल्ली का हटना और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने के लिए शरीर के लिए आवश्यक है कि, है ना, आवश्यक है कि इसके विपरीत
चोट संक्रमण के समय असमय होने वाली कोशिका मृत्यु को क्या तो नेक्रोसिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या तो एप्टोसिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन की किस व्यवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उनकी अकारकी का अध्ययन सबसे आसानी से किया जा सकता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा मेटाफेज, जो मध्यावस्था उसके बारे में है ना। तो मध्यावस्था में गुणसूत्रों का संघनन क्या होता है? पूर्ण होता है, और वे कोशिका के मध्य में मेटाफेज प्लेट पर क्या तो संरक्षित हो जाते हैं। गुणसूत्र सबसे मोटे और छोटे इसी देखने को मिलते हैं किसमें? मध्यावस्था में। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या, आकार और संरचना का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज सबसे क्या होता है तो प्रमुख अवस्था माना जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आनुवंशिक विकास क्या होता है? 57, 44 प्लस डबल एक्स वाई, 44 प्लस एक्सओ 45, और 44 प्लस एक्स डबल वाई 47, और यहाँ पे है 46, 44 प्लस एक्स एक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 45 गुणसूत्र 44 प्लस एक्सओ। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक क्या है तो क्रोमोसोमल विकार है ना, जो कि इसमें होता है, महिलाओं में होता है। इसमें एक्स गुणसूत्र का क्या होता है? लोप हो जाता है। ठीक है, वो गायब हो जाता है। तो रोगियों में कुल 45 गुणसूत्र आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्सो बचते हैं। ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, है ना, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? स्टेराइल होती हैं। ठीक है, किस कारण होती है? क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है ना, जो एक सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्सो है, वो क्या होते हैं? बचते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्स गुणसूत्र का लोप हो जाता है, और उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी नहीं देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अगला देखिएगा, डीएनए अणु में एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? यह नियम किसने दिया था? ए प्लस जी, है ना, इक्वल टू टी प्लस सी। इसके बारे में बता रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन बंध वाटसन और क्रिक, 2 हाइड्रोजन बंध इरविन चारकॉफ, एकल सहसंयोजक बंध रोसलिन फ्रैंकलिन, और डी 2 आयनिक बंध मेडल। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है आपको, और इरविन, ठीक है, चारगाफ के द्वारा ये क्या तो दिया गया। एडेनिन और थायमिन के बीच, है ना, कितने तो 2 हाइड्रोजन बंध देखने को मिलते हैं, और नियम किसने दिया तो इरविन चारगाफ ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। एडविन चारगाफ ने नियम दिया कि किसी भी जीव के डीएनए में प्यूरिन की कुल मात्रा हमेशा पिरिमिडिन की कुल मात्रा के बराबर होती है। ठीक है जी, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।